नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कैमरा पर्सन नवीन प्रजापति के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। लास्ट जब हम अपनी एक स्टोरी लेके आए थे, उसी के तहत आज की हमारी स्टोरी है एक ऐसे एथलीट की, एक ऐसे प्लेयर की जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी। नशा इतना ज़्यादा किया तो पता ही नहीं था अगले दिन उठेंगे या नहीं उठेंगे। कहते हैं कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आप रिश्वत दे के आगे बढ़ सकते हैं, आप चापलूसी करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी डेडिकेशन काम आती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका मनोबल काम आता है। और ये गेम एक ऐसी गेम है कि इसमें आप किसी की भी चापलूसी नहीं कर सकते। आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके आएगी। आज हम आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाने जा रहे हैं जो कि पंजाब के होशियारपुर में पैदा हुए, दिल्ली आए, 1992 से इस फील्ड में उतरे। पहले द्रोणाचार्य दास भूपेंद्र सिंह धवन के चेले, जिन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया। 1995 में फर्स्ट गोल्ड मेडल हरियाणा की नेशनल में मारा। पहला जब उन्होंने अपनी नॉर्थ इंडिया की तैयारी करी तो उनका एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ, वो उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बॉडी बिल्डर का दर्द क्या होता है ये एक बॉडी बिल्डर ही जानता है। फिर उन्होंने दोबारा तैयारी करी। 97 में वो मिस्टर नॉर्थ इंडिया बनी। दोबारा वो 2011 में नॉर्थ इंडिया बने सीनियर कैटेगरी में। इसी तरह ऐसी कोई कैटेगरी नहीं जिसमें उन्होंने चैम्पियनशिप ना जीती हो। पावर लिफ्टिंग से लेके बॉडी बिल्डिंग तक हर जगह उन्होंने अपना परचम लहराया। नेशनल रेफरी रहे, इंटरनेशनल, यूरोप में जाके मेडल मार के आए। एंड ऐसी कोई फील्ड नहीं है, पुलिस सर्विस से लेके मिलिट्री सर्विस तक, ऐसी कोई मुकाम, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ उनके स्टूडेंट वर्क ना करते हों, जहाँ उनके स्टूडेंट ना हो। आज ऑल ओवर दिल्ली से लेके ऑल ओवर इंडिया में उनके मोर देन स्टूडेंट्स के 50 से ज़्यादा जिम होंगे। और जिस द्रोणाचार्य दास जिम से वो जुड़े हुए हैं उनका तो नाम ही काफ़ी है, उनमें मोर देन 200 से ज़्यादा जिम है। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत श्री सुरेंद्र कुमार गोगी जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे सत्य केतन समाचार में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आप कितने भाई बहन थे और आपकी शुरू की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? मेरा जन्म पंजाब का है। बेसिकली पंजाब जन्म हुआ, शुरू से दिल्ली में ही हूँ। हम 5 भाई बहन हैं। जो हमारे घर की एक शुरुआत हुई थी एक छोटे से घर से हुई थी कि उसी घर में रहते थे, उसी में रसोई होती थी। जैसा अमूमन एक परिवार का होता है कि एक कोई मिडिल क्लास, क्या हम उस समय लोअर क्लास के अंदर ही आते थे। तो जिसमें हमारा बाकी एजुकेशन है वो सारी दिल्ली में ही हुई है मेरी। भाजी, आपकी एजुकेशन दिल्ली में हुई, तो इस फील्ड में आने का कोई कहानी या कोई ऐसा पर्सन आप हमें शेयर करना चाहेंगे? इस फील्ड में आने का तो इंटरेस्ट भाई शुरू से तो जो मेरी लाइन रही कि 10th के बाद जैसे हर एक परिवार का होता है कि पढ़ाई से बनूंगा, तो मेरा भी वही था कि 10th करी, उसके बाद कॉमर्स ले ली कि अकाउंटेंट बनूंगा। एक वही अपना जो प्लान था वो CS करने का था। तो इसीलिए 12th जब करी तो उसके बाद पहले CA के बाद लग गया, बजाज ऑटो में अकाउंटेंट रहा, फिर फाइनेंस कंपनी में आया। बस वो लाइफ में कुछ एक ऐसा मोड़ आया कि जब फाइनल एग्ज़ाम देने थे मैंने, वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए अपनी जॉब छोड़ी और उसके बाद जॉब करने का मन नहीं किया। उसके बाद एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद इस फील्ड में आ गए। आपके टाइम में नौकरियां इजीली अवेलेबल थी, आप चाहते तो कोई नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इस फील्ड को चुना। और जैसा कि हमने सुना कि आप बहुत ज़्यादा नशे में भी पड़ गए थे, अच्छी जॉब करते थे अकाउंटेंट की, पैसों की भी ऐसी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी इस फील्ड में आने का कोई मकसद, कोई कारण? नहीं, सबसे बड़ा तो एक वही था कि जब शुरू में जब मैं फाइनेंस कंपनी से छोड़ा तो उस टाइम वही होता था कि ड्रिंक रेगुलर करनी, स्मोकिंग रेगुलर करनी, तो वो एक आदत सी बन गई थी। जब फाइनेंस कंपनी वो फ्रॉड करके भागा तो एक लगा कि नहीं यार, ज़िंदगी में ये लाइफ नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए। तो बस उसको एक क्रिएटिव करने के लिए लाइफ में शुरू से था कि एक मेहनत वाला कोई जॉब करना जिससे कि मैं अपना नाम भी कमा सकूँ। इसीलिए अभी नाम के लिए जाता हूँ, पैसे को मैं इतना वो मेथड नहीं सोचता। अपनी सेहत और नाम, खाली 2 चीज़ सोचता हूँ कि उसके लिए अपना काम करूँ। पाजी, मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप कोई जॉब में होते हैं, किसी फील्ड में होते हैं, तो आप वहाँ पे पैसे देके, रिश्वत देके, चापलूसी करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड थी यहाँ पे सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको आगे ला सकती थी। आप इतना नशा करते थे, बिल्कुल भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो आपको डर नहीं लगा कि आप इस फील्ड में कैसे नाम कमा पाएंगे? नहीं, शुरू में हम वही रहा कि शुरू में जब घर से शुरू करी
उसके बाद जब जिम स्टार्ट किया मैंने, तो लोग जिम बदलते रहते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो ये है कि मैं जो हमारा द्रोणाचार्य था जिम में, शुरू में खाली द जिम के नाम से होता था। जो हमारे गुरुजी श्री भूपेंद्र धवन, जिनको जब द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, उसके बाद इसका नाम द्रोणाचार्य द जिम हो गया। तो मैं सबसे पहला स्टूडेंट उनका हूँ जिसने बॉडी बिल्डिंग की वहाँ द जिम से शुरुआत करी। तो उनका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत अच्छा होता था कि नहीं भाई, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उन्हीं की मोटिवेशन से, नसों से छोड़ के हम इस फील्ड में आगे बढ़ पाए। सर, जैसे कि आज के टाइम में होता है, आप उस टाइम में आपने बॉडी बिल्डिंग करी, पावर लिफ्टिंग करी, तो उस टाइम पे इतना इसका क्रेज़ भी नहीं था, लोग इतना जानते भी नहीं थे, तो आपको डर नहीं लगा कि हम अपना घर को कैसे चलाएंगे, फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगी? इसके लिए आपने क्या किया उस टाइम पे? नहीं, फाइनेंस की प्रॉब्लम कहते रहो, इस फील्ड में अगर आपको अपना जुनून है तो सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर होती है। नहीं तो शुरू में जैसे मैंने 92 में शुरू की, तो हमारे द-जिम का पहला एनुअल फंक्शन था। वो करने के बाद मेरे को दिक्कत आ गई डाइट की। तो मेरे अंकल बस चलाते, तो मैंने उससे पहले ट्रक चलाया हुआ था, तो मैंने बस चलाना शुरू किया कि चल हो सकता है एक दिन अपना वही बस चलाऊँगा दिन के टाइम अपना। और शुरू से तो मेरा अखबार का काम रही है, क्योंकि मेरे जो घर के हालात थे, जब मैंने 5वीं क्लास पास करी, उसके बाद हालात मेरे ऐसे थे कि मैं उसके बाद पढ़ नहीं सकता था। तो अपने फादर के साथ, उनका भी अखबार का काम था, तो मैंने 6th क्लास में अखबार बांट के अपनी जो क्लास की जो एडमिशन था, 6ठी क्लास से लेकर 13-14 साल तक अखबार वहीं पर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जुनूनी हो जाएं, आपको कुछ करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है एक ऐसे गुरु की, एक ऐसे आधार की। कहा जाता है, गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन करते ध्यान, गुरु नाम आधार है, गुरुबिन थोता ज्ञान। तो सर, आपको एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अखबार बेचे, आपने ट्रक बस चलाई, दिन में आपने अपनी ट्रेनिंग करी। तो सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपने पहला चैम्पियनशिप जीती 95 में, आपने बताया हरियाणा में पहली चैम्पियनशिप जीती, द्रोणाचार्य द-जिम से निकल के पहले नेशनल चैम्पियन बने, तो उस वक्त आपके परिवार का और आपका क्या? परिवार का तो बेसिकली मेरे परिवार वाले तो शुरू से इस फील्ड को पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि मान लो जैसे मैंने अखबार बांटा तो उसमें ये लगता था पैसा आता है। कहीं पे कोई लोग जॉब करते हैं तो वहाँ से लगता है कि यहाँ सैलरी मिलेगी, पर जिम लाइन से उनको पता ही नहीं था कि कभी कुछ मिलेगा भी। वो तो जब इस लाइन से निकल के मैंने अपना मकान बना लिया, अपने भाई बहनों की शादी करी, तो तब मेरे मदर फादर को लगा कि नहीं यार, इस फील्ड से ही पैसा कमाया जा सकता है। एक बड़ा अहम क्वेश्चन है हमारे दिमाग में कि एक दिन की स्टेज परफॉर्मेंस के लिए एक एथलीट को सालों साल की मेहनत लगती है। वो बड़ा सिलेक्टेड डाइट खाता है, रातों की नींद उसकी कम हो जाती है, पानी कम कर देता है। तो जब आप पहली बार नॉर्थ इंडिया की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान आपको एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बारे में ऐसा कई प्लेयर्स के साथ होते हैं, वो इंजरी खा जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल के आप कुछ ऐसा हमें हमारे चैनल्स के थ्रू प्लेयर्स को बताएं, एथलीट्स को बताएं, ताकि वो मोटिवेट हो और आप उस वक्त में उस कंडीशन से कैसे उभरे। मैं जब अपना मिस्टर इंडिया खेल के आया था अपना 99 में, तो मेरा एक बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी 3 रिब्स वो माइनर सी हो गई और क्लेविकल तो पूरी टूट के बाहर निकल गई थी। जो हमारी कॉलर की जो हड्डी होती है उसको हम क्लेविकल बोलते हैं, वो पूरी ऊपर से निकल के बाहर निकल गई थी। उसके बाद मैं 6 महीने बेड पे रहा। 6 महीने बेड पे रहने के बाद जब मैंने शुरू किया तो मेरा तो हाथ ही नहीं मुड़ता था। तो मैंने जब सफ़र शुरू किया तो बड़े हॉस्पिटलों के धक्के खाए। दिल्ली के जितने हॉस्पिटल हैं, आपका सर गंगा राम है, ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, LNJP है। लास्ट में ऑल इंडिया मेडिकल वालों ने मेरे को बोल दिया कि आप पूरी ज़िंदगी एक्सरे नहीं कर सकते। तो जब मैंने उन्हें डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब मैं तो बिना एक्सरे के रह नहीं सकता। कह रहे आप तो करने की बात कर रहे हो, कह रहे आप तो सोचना भी मत। तो 3 साल बाद जब मैंने शुरू करी, तो जिस दिन फर्स्ट डे मैंने शुरू करी, तो मैं उससे पहले 150 किलो की बेंच प्रेस इजीली मार लेता था। तो जब दोबारा शुरू करी 3 साल बाद, तो जो 8 किलो की रॉड थी, छोटी रॉड लेके शुरू करी, उसमें ही मेरे हाथ वाइब्रेट हो रहे थे, काँप रहे थे। तो जब नीचे लेके आया तो मेरे को ऐसा लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। पहली बार सोचा कि मैं क्या यार अब नहीं कर सकता, तो मैं बैठ के रोने लग गया। मैं लाइफ में 2 ही बार रोया हूँ भाई। ऐसे अपने फादर एक्सपायर हुए तब भी नहीं रोया, क्योंकि मुझे पता मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छी से निभाई। जब मेरी हड्डी टूटी थी 6 महीने बाद, जब मैंने अपना शोल्डर देखा, इतना सा शोल्डर रह गया था। जैसे आप अगर आपकी एक शोल्डर तो इतना बड़ा और एक ये कोनी है आपकी, इतनी सी हड्डी रह गई थी। उसको देख के रहा। दूसरी बार जब 3 साल बाद मैंने बेंच पे रॉड पकड़ी, नहीं उठी, तो तब रोया।
पर फिर दूसरे पल सोचा, मैं क्या नहीं यार, हमारे गुरुजी ने सिखाया हमें कि हिम्मत नहीं हारनी। मैं उसी पर लेट गया और उस दिन से सोच लिया कि नहीं, ज़िंदगी में दोबारा से इसको बन के रहना है। उसके बाद दोबारा 8 साल मेहनत करी और 2010 में आके वापसी मिस्टर इंडिया बनाए। सर वो कहते करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। सर जिस तरह से एक सबसे अहम क्वेश्चन कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर एक अच्छा पावर लिफ्टर हो सकता है, लेकिन एक अच्छा पावर लिफ्टर अच्छा बॉडी बिल्डर इतनी जल्दी नहीं बन सकता। आपने एक्सीडेंट को सहा, इंजरी को सहा, एक 8 किलो की पतली सी रोड से आपने शुरुआत करी, तो सर उस टाइम पे आपको डर नहीं लगा कि मैं बॉडी बिल्डिंग से पावर लिफ्टिंग की तरफ मुड़ रहा हूँ? ये तो और ज़्यादा ज़बरदस्त वाली बात थी कि ये तो इम्पॉसिबल था। तो इस वक्त में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव या मेंटोर, कोई भी सर? नहीं, इसका रिलेशन रहा कि मेरा उसके बाद 2010 में जब मिस्टर इंडिया बना, 2011 में दोबारा मिस्टर नॉर्थ इंडिया बना सीनियर के अंदर। 10 में तो जब मैं मिस्टर इंडिया बना वो मास्टर में बना, मैं 40 साल का था। और उसके बाद जब 11 खेला तो वापसी सीनियर में खेला, जो जवान लड़के होते हैं उनके साथ फाइट करी। और मेरे लिए अचीवमेंट वाली बात है कि मास्टर का होने के बाद 40 साल का होने के बाद मैं सीनियर में आके मेरा अपना मेडल आया। उसी के बाद जब उस साल मेरा एशिया में सिलेक्शन हुआ, 2011 में मेरा एशिया में सिलेक्शन हुआ, तो इनकेस कोई फेडरेशन के डिस्प्यूट की वजह से मैं एशिया में जा नहीं पाया कि नहीं आप इसमें खेलना मत। पूरी प्रिपरेशन होने के बाद तो मेरा दिल टूट गया बॉडी बिल्डिंग से, इसलिए फिर मैं कहा नहीं अब मैं पावर लिफ्टिंग करूँगा। यस सर। सर आपने इंदौर में, पुणे में जगह जगह जाके पावर लिफ्टिंग मारी, चीज़ें करी। उस टाइम पे पावर लिफ्टिंग का इतना क्रेज़ भी नहीं था, लेकिन जितना जानते हैं हम, हमारे चैनल जानता है कि आपके पावर लिफ्टिंग में जाने के बाद से पावर लिफ्टिंग का क्रेज़ भी धीरे धीरे चढ़ने लगा, लोग स्टूडेंट आने लगे। तो आपको उस वक्त लगा कि मुझे कभी पावर लिफ्टिंग के स्टूडेंट मिलेंगे जो मैं शुरुआत कर चुका हूँ? नहीं, शुरू से मेरा तो रहा है कि अपना, और स्टूडेंट वाली बात तो जब हमारा काम ये है कि स्टूडेंट तो आते हैं, पहले बॉडी बिल्डिंग के भी आते थे और उसके बाद पावर लिफ्टिंग के भी अभी रेगुलर हैं। शुरू में ही मेरे जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था उस टाइम भी मेरे पास है, जिसमें सबसे पहले अभी जो दिल्ली में अभी लड़का है अमित यादव, वो 400 किलो की स्क्वाट लगाई थी उसने भी दिल्ली में सबसे पहली बार। वो शुरू में बेसिक जो शुरुआत है उसकी वो मेरे पास हुई है, वो मेरा स्टूडेंट है। फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ से ही वो अपना ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गया। सर कई बार ऐसा होता है, जैसे हम कॉमन सुनते हैं बहुत कोचेस के साथ, आपने किसी स्टूडेंट्स को तैयार किया हो बॉडी बिल्डिंग में या पावर लिफ्टिंग में, जब आप कहीं किसको खिलाने लेके जा रहे हैं, कि कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि आपका कोई स्टूडेंट स्टेज पे बेहोश हो गया हो या उसको मेडल ना पड़ा हो या आपको किसी ने कुछ कमेंट्स किए हो, कोई ऐसा वाक़या आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहें जो जिसमें आप टूटे भी हों और उसको आपने मोटिवेशन के तौर पे लिया हो? नहीं, इस मामले में मेरे कई अपने वैसे हो जाते हैं साथ में कि लगता है कि नहीं आपका ये तो मेडल भाई नहीं जीत सकता। उसी में एक मैं अपने मास्टर लड़के का ही बताता हूँ कि वो बल्कि उसको भी अंदर ये डाल दिया है कि नहीं नहीं तू ऐसा कर ही नहीं सकता। जो खाली मात्र भाई मेरा दोस्त भी है, जब स्टेज से नीचे उतरा तो कह रहे नहीं तेरे से हो नहीं सकती कि ये तूने आज तक कभी जिम में नहीं करी। तो उसको जब मैंने बोला कि नहीं ये तू नहीं कर सकता भाई, क्यों नहीं कर सकता, कह रहे ये मैंने आज तक नहीं करी। तो लिटरली मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैंने उसको थप्पड़ मारा, इतनी जोर की मारा कि वो मेरे देखता रहा। मेरा दोस्त भी था और मेरा हम उम्र भी है, तो देखता रहा। उसके बाद वो गया, वो लिफ्ट क्लियर करके आया, उसका गोल्ड मेडल आ गया। बाद में आके वो मेरे से बोला कि आपने, मैं तो कोई उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे भी मारोगे, मगर तेरे तो मैंने अभी भी नहीं मारा, मगर वो तो तेरी सोच को मारा है। वेरी नाइस सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक कोच, एक गुरु को ही पता है कि किसकी क्या कमी है और किसकी क्या स्ट्रेंथ है। और कहते हैं कि अगर आपको जिम की फील्ड में या पावर लिफ्टिंग की फील्ड में अपने गुरु से, अपने कोच से कुछ लेना है तो आप उम्मीद मत करिए, आप उनको मजबूर कर दीजिए वो अपनी सीट से उठ के आएँ, आपको ट्रेन करें। वो ट्रेन आपको करेंगे सिर्फ आपकी मेहनत के कारण ही। तो सर एक हमारा सबसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया अभी आप रिसेंटली 1-2 साल पहले यूरोप में खेल के आए, तब भी आपकी एक मेजर इंजरी हो गई थी, उसके बावजूद आप अपनी जीत के कारण भी 48 साल की एज में गए और फिर आप वहाँ से भी गोल्ड मेडल जीत के आए। इसके पीछे का कुछ वाक़या सर? इसका जब मैं अभी इसकी प्रिपरेशन कर रहा था तो लास्ट ईयर ही मैं अपना 2019 में मार्च में खेल के आया हूँ। 8 से 12 तक वहाँ पे कंपटीशन था। तो 2 तारीख को मैं जिस दिन अपना हैवी चेक कर रहा हूँ
तो 225 किलो की स्वेट कर रहा था, जी जी। जो एकदम उठते उठते वो लिटरली अपना वापसी नीचे आ गई। एक सेकंड सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपसे भी इतना जानना चाहूंगा, 48 साल की एज में आप 225 किलो मार रहे थे, क्या आप अपना वेट कैटेगरी बताएंगे प्लीज, इससे हमारा यूथ बड़ा मोटिवेट हो। 48 साल की एज, 225 किलो, आप किस वेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं? भाई मेरा बॉडी वेट 70 kg रहता है, जो मैं कंपटीशन खेलता हूँ वो 75 कैटेगरी में खेलता हूँ। तो भाई मेरा मन इसी में, अभी जैसे अभी इसका मैं पहले अपना इसको कंप्लीट कर लूँ, तो मैं जब मेरी इंजरी हो गई तो उसके बाद मेरे से उठा नहीं गया, मैं लेट गया, उसके बाद घर गया और मेरी सारी प्रिपरेशन तो हो ही गई थी भाई, टिकट करा ली, वीज़ा, अब मैंने बल्कि उस समय अभी टिकट भी नहीं कराई थी, वीज़ा मेरा ऑलरेडी लग चुका था, तो टिकट करानी बाकी थी। तो मेरी मदर ने बोला कि तू ऐसा है रहने दे भाई, टिकट मत करा, तेरी हो रही है भाई इंजरी। तो मैं भाई अपने जैसे अब हमारे दोस्त थे गजेंद्र सिंह, उन्होंने बोला कि आप एक्सरे करा लो, मेरे चाचा जी हैं हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया। तो एक्सरे में मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई कि आपके कोई ऐसी नहीं, स्वेलिंग है खाली चेस्ट के अंदर, कोई आपकी ब्रेकेज नहीं है। तो मैंने अपनी मदर को जाके अपना एक्सरे दिखाया कि मदर कि भाई मेरी कोई चोट वैसे नहीं हुई है, स्वेलिंग है खाली। तो उसके बाद मेरी वाइफ मेरे उस पर अड़ गई कि नहीं अब आप नहीं जाओगे। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं क्या एक बात बता, अगर हमारे बॉर्डर पे गोली जब लगती है अपने सिपाही को दुश्मन की, तो वो लड़ना छोड़ता है। मैं कहा मैं भी अपने देश का सिपाही हूँ, तो मैं भी लड़ना नहीं छोड़ूंगा और मैं उसको खेल के ही आऊँगा, क्योंकि मेरे को लाइफ में चांस भाई आज तक मिला नहीं खेलने का बाहर। पहले एशिया जा रहा था 2000, तो वहाँ नहीं जा पाया। अब मेरे को किला अपना यूरो एशियन चैम्पियनशिप के उसके मिला, तो मैं क्या अब इसको मैं जैसे भी होगा। पर यह कि वहाँ मैंने स्वेट अपना कम करी 180, और जो डेड लिफ्ट थी वो 250 किलो करके आया वहाँ। सर ये तो रहा आपका चीज़ों के साथ, अब हम जानना चाहेंगे इस इतने बड़े सफ़र में, 92 से लेके 2020 चल रहा है, ऑलमोस्ट 28 साल का सफ़र, आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल करी, इस वक्त में आप किस किस पोजीशन पे, किस किस पद पे, किस किस टीम में कार्यरत हैं? नहीं, अभी मैं एसोसिएशन के साथ अपना, हमारी जो दिल्ली बॉडी बिल्डर एसोसिएशन है उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो वहाँ से अपने रिजाइन दे दिए मैंने जनरल सेक्रेटरी का। तो क्योंकि बेसिकली मेरे को अपने लड़कों की प्रिपरेशन करानी है, तो मैं किसी एसोसिएशन में, क्या हो रहा है कि अभी हमारे दिल्ली में 9-10 एसोसिएशन हो गई, तो एसोसिएशन की लड़ाई अलग हो जाती है। तो मैं इसलिए अपने स्टूडेंट को चाहता हूँ कि इतना तगड़ा कर दूँ कि किसी भी फील्ड में, किसी भी एसोसिएशन में जाए, वहाँ से चैंपियन बन के आए। ये कितनी बड़ी बात है एक गुरु के लिए, तो अपने शिष्यों के लिए इतना सोच रहे हैं कि उनके चेलों को हराने के लिए साजिश करनी पड़े, वैसे कोई उनको हरा ना पाए। वेरी नाइस सर। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि बड़ा एक है कि इस फील्ड में बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे कोर्स कराए जा रहे हैं, जगह जगह से गोल्ड जिम वाले कोर्स करा रहे हैं, K11 वाले करा रहे हैं, रिबॉक वाले करा रहे हैं, द्रोणाचार्य दा जिम से भी कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारे एथलीट बच्चे चैंपियन और ट्रेनर बन रहे हैं। सर इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात कि लोग जिम खोल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हर चीज़ के साथ साथ इस फील्ड में अभी भी हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इसके पीछे आप कुछ बताना चाहेंगे? इसके पीछे तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी एसोसिएशन है उनको मिलकर वही फैसला करना चाहिए कि एकजुट रहे, जिससे कि जो हमारी गवर्नमेंट का उन्होंने दिया फिट इंडिया का, तो हमारा वो मेथड है कि फिट इंडिया तभी हो सकता है कि हम जब तक बेसिक क्या होता है कि बच्चों को, जो नए नए कोच वैसे बन जाते हैं ना, जो पढ़ के आएगा कहीं किसी मान लो एकेडमी से आ रहा है, तो एक बच्चे को वो अच्छी गाइडेंस देगा। पर जब वैसे ही अगर छोटे मोटे जो कोच बन जाते हैं कि सस्ते के चक्कर में लोग रख लेते हैं, तो उनको मिस गाइडेंस करते हैं, उनको शुरू से सप्लीमेंटेशन हो गया, स्टेरॉइड हो गया, उन चीज़ों से इनको बचाना चाहिए अगर हमें अपनी पोज को अच्छा बनाना है, अच्छे लेवल पे लेके जाना है। जी जी सर, मैं बस अभी वही सप्लीमेंट पे ही आ रहा था, आपने इसको बोल दिया। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ज़्यादातर हम लोग नोटिस करते हैं, कोई फिल्म आती है मार्केट में, कोई सलमान की बॉडी देखता है, ऋतिक रोशन की देखता है, विद्युत की देखता है, तो उनको देखते ही आज के यूथ को ये लगता है कि फिल्म देखते ही ऐसे काफ़ी लोग आपके पास भी आते होंगे कि सर हमें ऐसी बॉडी बनानी है, आप कुछ भी दे दो, कैसे भी कर दो, हम ये बॉडी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कुछ देते हैं या कैसे समझाते हैं? नहीं, मेरा तो मैथड अभी वही होता है कि बेसिक से करा के कराता हूँ मैं। वो लोगों की तरह, लोग अपना अगर कोई आता है तो उसको सोचते कि काट दो इसको, अपना वही दे देते हैं, जैसे भी स्टेरॉइड का बताया था, पर मैं वो नहीं करता। वो मेरे पास अगर ट्रेनिंग करेगा तो मैं बेसिक से लेके चलता हूँ कि हमारा जो बेसिक फंडा होता है कि आदमी की जब तैयारी करनी है या उसको ट्रेनिंग करनी है, तो उसकी 4 चीज़ों को पहले लेके चलता हूँ कि उसका वर्कआउट अच्छा होना चाहिए, उसका रेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए,
उससे ज़्यादा मैं उसके हाइड्रेशन पे ध्यान देता हूँ कि वो पानी प्रॉपर ले, कि जो हम खाए पिए हैं बॉडी पे वो प्रॉपर लगे। उस बेस से लेके आगे उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता हूँ। जल्दी झगड़ा करने के चक्कर में उसको वो नहीं करता। सर काफ़ी बच्चे ऐसे भी आते होंगे, कुछ तो ठीक है जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे गरीब बच्चे भी होते होंगे जो बिल्कुल कुछ नहीं ले सकते। किसी ऐसे बच्चे का या कुछ ऐसा कि जो गरीब बच्चे हैं उनका भी जब जिम में आए तो उनका भी मोटो पूरा हो, उनको लगे कि हम भी बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, हम भी एक अच्छे पावर लिफ्टर बन सकते हैं, ऐसी कोई नॉर्मल देसी डाइट जो हर किसी को सूट करे, आप प्लीज़ बताएंगे तो। नहीं, डाइट का मैं बेसिकली जो हमारा होता है डाइट, हम सिंपल अगर हम लेके चले बेसिक जो बॉडी बिल्डिंग, उसके लिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने इसको महंगा गेम बना दिया है। अगर हम इसको डाइट्स पे लेके चलते हैं तो सिंपल होता है कि हमें 5 टाइम का अपना प्रोटीन पूरा करना है, जो हम डाइट के से भी पूरा कर सकते हैं। कि जितना हमारा बॉडी वेट है 5 टाइम हमें डाइट लेनी है। कि अगर अब फिटनेस आपको रखनी है तो 60 किलो बॉडी वेट है तो 60 ग्राम ही प्रोटीन आपको चाहिए। 12 ग्राम प्रोटीन लेना एक टाइम में बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 2 रोटी खा लेते हैं और 2 अंडे साथ में खा लेते तो आपका प्रोटीन पूरा हो जाता है। पर लोगों ने बता दिया कि आपको वह 5 अंडे खाने हैं, रोटी छोड़ दो, ये छोड़ दो, सब कुछ छुड़वा के उसको गेम को करवाया जाता है। जी जी सर, वेरी नाइस सर। आज के टाइम में एक यूथ का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और जिसका मार्केट बड़ा भरमार हो चुकी है, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट। पहले सिर्फ एक प्रोटीन सुना जाता था, आज के टाइम में प्री वर्कआउट भी चाहिए बच्चों को, पोस्ट वर्कआउट भी चाहिए। उसके बारे में कोई स्पेशल गाइडेंस सर? मैं कहता हूँ मोटिवेशन जब तक आपको नहीं मिलेगा उसका प्री वर्कआउट की कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं करते इसलिए वो प्री वर्कआउट लेते हैं। मैं अपने अभी कंपटीशन का बता रहा था तो प्री वर्कआउट में अपना प्री कंपटीशन का बताऊँ कैसे मेरे को मोटिवेशन मिला। तो जब मैंने बॉडी बिल्डिंग की दोबारा से शुरू की थी तो मेरे को लगा कि यार मैं गेम करूँगा, पर मैं जुनूनी आदमी हूँ कि भाई गेम अगर एक बार पीछे पड़ गया तो फिर मैं छोड़ता नहीं। अब जैसे मेरा मिस्टर इंडिया का ही है, लोग अभी बताते कि भाई आज पूछो ट्रेनिंग करने नहीं आया, वो कहता जी मेरे को ये काम पड़ गया था। पर जब मैंने 2010 में अपना मिस्टर इंडिया की प्रिपरेशन करी तो इन बिटवीन मेरे दोस्त ने, मैं अप्रैल में हेमकुंड साहब गया था, वो कहता सितंबर में भाई दोबारा जत्था जाना है, भाई आपके साथ मेरे को इतना अच्छा लगा मैं दोबारा लेके जाऊँगा। तो मैंने उसको एक चीज़ कही थी कि दिसंबर में मेरा कंपटीशन है, सितंबर में तो अगर यमराज भी मेरे को लेने आएंगे ना तो मैं उनके साथ भी नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद ही अब जब प्रिपरेशन कर दी तो आदमी को मोटिवेशन मिलता कहाँ से? तो मेरी 6 साल की बेटी है, उस टाइम 6 साल की थी, तो वो जीन्स का बटन बंद कर रही थी। तो मैं कहा ला बेटा मैं बंद कर दूँ। मेरे को पता क्या बोली, लोग मोटिवेशन कहते हैं ना प्री वर्कआउट लेना है एनर्जी के लिए, मेरे को कह रही डैडी, कह रही मुश्किल ही है नामुमकिन थोड़ी है। मैं 6 साल के बच्चे से मुझे ऐसी बात सुन के मैं हैरान रह गया। मैं कहा नहीं, जब ये इतना भाई सोच के कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और दूसरा मोटिवेशन आपको किसी भी चीज़ से मिल सकता है। मेरा जब कंपटीशन में 20 दिन रह गए थे, जब लास्ट फाइनल डाइट पे पहुंचा तो मेरी जो डाइट का खर्चा था वो मेरे को कम पड़ गया। तो मैंने अपनी जो बेटी की फीस थी ना वो भी बैंक से निकलवा के वो खा गया। तो मेरी बेटी बोली डैडी मेरे को स्कूल से निकाल देंगे। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं कर सकता कि भाई नहीं निकालेंगे, मैं बात कर दूंगा। पर जब मैं उसकी फ़ीस भी खा गया ना, फिर मेरे मन से अंदर से आवाज़ आ रही थी, मैं अब नहीं छोड़ूंगा किसी को। उसके बाद अल्टीमेट 20 दिन में ऐसा चेंज हुआ। तो ये आपको मोटिवेशन के लिए कोई प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है। कभी आपको प्री वर्कआउट लेते क्यों? प्रॉपर रेस्ट नहीं करते इसलिए प्री वर्कआउट की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर डाइट नहीं लेते इसलिए प्री वर्कआउट की जरूरत है। कि इसीलिए कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस एक जिद होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने की, चीज़ें की बस अब मुझे करना है तो करना है। सर इसी के साथ मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू में बीच में रह गया, जो मैं कह रहा था बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं है, आप इतने उससे हैं, सर बड़े बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे सर हैं, द्रोणाचार्य भूपेंद्र सिंह धवन हैं, आप हैं, भूपेंद्र जी हैं, राकेश जी हैं, काफ़ी सारे कि सर मैं एक कोई ऐसी चीज़ ऐसा मुकाम की इस फील्ड में आने वाले बच्चों को कुछ लोन का या कुछ चीज़ें ऐसी रास्ते बने कि उन बच्चों को पता चले कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है और हमें भी गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है। इसके पीछे अगर आपकी कभी कोई बात हुई हो, कोई मीटिंग हुई हो तो आप शेयर करना चाहेंगे तो आप प्लीज़। मैं कहता हूँ इसको गेम को जो हमारा जब तक एसोसिएशन एक नहीं होगी, गवर्नमेंट के इसमें नहीं आएगा, नेशनल गेम्स में नहीं आएगा, ओलंपिक में नहीं आएगा, तब तक गेम को इतना वो नहीं मिलेगा।
अभी तो आप ये मानते हो, आप खाली ये गेम पावर लिफ्टिंग जो आपने वैसे ख़त्म कर दिया, आप खाली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में रह गया, उसके बेस पे जॉब लगती है जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे आप अगर अचीव करते हो। तो मेरे कई स्टूडेंट अभी रेलवेज़ में हैं, उसमें अजीत है, अनिल है, आप वो दिनेश वगैरह का भी लेते हैं, आप दिनेश है, मुकेश सिंह है, वो सारे पहले अपने रेलवे से, दिनेश ऑलरेडी अभी भी है, धर्म सिंह है, वो इसी फील्ड से है बॉडी बिल्डिंग से जो रेलवेज़ में अभी। जी जी सर, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया सर। एक कई बारी ऐसा होता है, सडन कुछ रूल्स आते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है तो अचानक से रूल्स आते हैं, जिम की सीलिंग चीज़ें हो जाती हैं, कुछ बच्चे जो अभी नए हैं जिन्होंने काफ़ी सारी इन्वेस्ट किया होता है, एकदम डर लग जाता है। तो ये हर थोड़े थोड़े दिन में आता है, फिर मास्टर प्लान चेंज होता है। तो सर कुछ इस बारे में हम चाहेंगे कि जैसे आपकी एक संगठन है, चीज़ है, तो आप सबको कुछ इसके बारे में मैसेज देना चाहें कि फ्यूचर में आने वाले यूथ का, जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर हो सके। फ्यूचर सिक्योर का तो जो आपको बता दिया वही, कि बाकी जिम जो अभी चल रहे हैं सीलिंग का, कि एक कोई ऐसे एक इजी मेथड गवर्नमेंट को भी निकालना चाहिए कि ऑलरेडी जिनके चल रहे हैं उसमें जो थोड़ा सा आप अनमेट करके, जो चेंजिंग करके, थोड़ी बहुत करके आप उसको कर सकते हो। इससे गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी ऐसा क्या होता है कि जो उसमें नहीं आते, मान लो उस दायरे में नहीं आते तो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। तो अगर आप उसको देखें कि भाई हर एक चीज़ को उसको फैसिलिटी देके कि आप नॉर्मल से जो होते हैं वो आप नॉर्म्स पूरे कर दो, तो आप उसको रजिस्टर्ड कर दो। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी ऑलमोस्ट अगर आपका 60-40 का रेशो होगा कि 40% आपके रजिस्टर्ड है, 10% रजिस्टर्ड, वो 60% नहीं है, तो ये आपका बढ़ के 80-20 भी हो सकता है कि खाली 20% जिम आते रह जाएंगे जो नहीं रजिस्टर्ड हुए। तो उसी में क्या होगा, जब गवर्नमेंट से अगर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के आगे हमारी जानकारी भी ज़्यादा पहुंचेगी, बच्चों को भी ज़्यादा चलती। सर एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग जिस चर्चा पे बात कर रहे हैं, आजकल पूरे संसार में कोविड फैला हुआ है। कोविड के चलते सारा संसार का काम धंधा चौपट हो चुका था। इस वक्त भारत में अभी तक कोविड के चलते सारे जिम, हेल्थ क्लब, योगा सेंटर सब कुछ क्लोज हैं। तो उस दौरान बहुत सारे जिम बिकने के कगार पे पहुंच चुके हैं, 40% जिम बिकने के कगार पे पहुंच चुके हैं। कहीं पे लैंडलॉर्ड की समस्या है, कहीं पे बिजली के बिल पूरे आ रहे हैं, पूरी जो उनका बिल लगना है वो लग ही रहा है। तो इस उसमें काफ़ी लोग जो बर्बाद हो चुके हैं। इसके पीछे जो भी कहानी रही, चाहे कोविड रहा, चाहे चीज़ें रही, और कहीं से भी कोई सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं हुई, तो आप क्या सरकार को कुछ अपने प्रश्न करना चाहेंगे या कुछ ऑप्शन देना चाहेंगे जिससे हमें जिम वालों को सपोर्ट हो सके? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से भाई जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, कि अब जैसे बिजली के बिल हैं, अब आदमी उसमें जा ही नहीं रहा, तो फिक्स चार्ज भी वो भरने पड़ते हैं। एटलीस्ट कम से कम उसको वो फिक्स चार्ज से रिलैक्सेशन मिल जाए कि भाई 5 महीने का जो बिजली का बिल है, मान लो किसी का 10 किलोवाट का भी अगर मीटर लगा हुआ है तो नॉर्मल उसका 5,000 का बिल तो वैसे ही वैसे बन जाता है। तो कम से कम अगर वो 5 महीने का लगाए तो 25,000 तो वैसे हो गए। अभी कमा तो वो 1 रुपये नहीं रहा। दूसरा सैलरीज का है, अब उसको अपने स्टाफ के लिए भी कहो कि सैलरी दे दे, और वो स्टाफ को सैलरी कहाँ से देगा। दूसरा मकान मालिक, भाई जितना हो सकता है कि ये गवर्नमेंट से वो है कि उनको भी वो थोड़ा बोला जाए कि उनको रिलैक्सेशन अगर पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम उतना हो कि आदमी 50-50 में कर ले, कि उसको भी तसल्ली रहे कि भाई मेरा कुछ तो उसको मिल गई। वेरी नाइस सर। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि जिस तरह से अभी कोविड चल रहा है, कोविड के साथ साथ जिम अब खुलने वाले हैं, कहा जाता है कि मेटल के ऊपर 8 दिन तक वायरस रहता है। तो उस कंडीशन को देखते हुए जब ये जिम खुल रहे हैं, सारी की सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो आप सभी जिम वालों को, सारी जिम एसोसिएशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले सभी लोग सेफ भी रहें, फिट भी रहें, और फिट इंडिया जो मुकाम है वो आगे इसी तरह से बढ़े? इसका तो भाई सारे इस फील्ड में जितने आते हैं सारे पढ़े लिखे हैं, तो उनको सबसे पहला तो ये होता है कि जो नॉर्म्स होते हैं उसको मानना है। दूसरा डिस्टेंस है, और अभी एकदम जैसे बाहर मार्केटों में आप देख लो कि वहाँ रोक नहीं सकते, पर हम अपने जिमों में तो रोक ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। तो हम जितना हो सकता है कि डिस्टेंसिंग के हिसाब से अपनी गैदरिंग कम से कम रख के करें, कि हम एक डिस्टेंस बना के ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि मास्क का अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो मास्क पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे बाहर आप मास्क क्या कहते हैं, तो वर्कआउट के टाइम अगर आप कर रहे हो तो मास्क पॉसिबल नहीं है। उसके 2 रीज़न है कि एक तो आपकी ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं आएगी, दूसरा अगर आप मास्क लगा के वर्कआउट करते हो, सांस जल्दी आपको लेना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही आपको दोबारा इनहेल करनी पड़ेगी। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तो आपकी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, आप कहीं भी चक्कर खा के गिर सकते हैं।
उसमें अगर गिर सकता है तो आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। पर इसको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो सैनिटाइजेशन है या हर एक बैच के बाद का एक जो सिस्टम बनाना है कि हर एक उसको ध्यान रखें। जो लड़के आते हैं उनको भी एक हमें गाइड करना पड़ेगा कि प्रॉपर हमें जो कपड़े यूज़ करने हैं, वो जिम में आ रहे हैं तो वो अलग अपना लेके आए, या शूज़ जो लेके आ रहे हैं वो अलग यूज़ करें, बाहर उसको यूज़ ना करें। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन सर। इसमें सिर्फ एक मैसेज यही है जिम खुलें और कुछ ज़रूर खुलने चाहिए कि जैसे गाइडलाइंस के तौर पे कार्डियो अलाउ ना किया जाए, अपना एसी ना चले, जिम का पानी यूज़ ना किया जाए। जो भी जिम में जहाँ पे स्पेस है, चीज़ें हैं, उस जिम में लोग आएँ और अपने शूज़ जिम के अंदर ही रखें, अपना पर्सनल पानी लेके आएँ, जो आपने सर बताया। इसी चीज़ के तहत कोई और ख़ास बात जो आप बताना चाहते हैं कि जिससे हम और ज़्यादा सेफ्टी अपने यूथ को बता सकें, क्योंकि यूथ पूरा भरा हुआ बैठा है कि जैसे जिम खुले और हम जिम की तरफ भागें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। दूसरा एकदम वर्कआउट जैसे अब शुरू करते हैं, टाइम टेबल जो वर्कआउट हमारा जो रखना है, अभी जो भी शुरू करेगा, क्योंकि हम लोग ये सोच के चलते हैं कि घर पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, घर और जिम के वर्कआउट में फ़र्क हो जाता है। तो अभी जब भी शुरू करेंगे, अभी कोई भी जब शुरू करता है तो लाइट वर्कआउट से आदमी शुरू करना है और अपनी जो डाइट है वो अच्छी रखनी है। और इसमें मैं पहले बोल चुका हूँ कि हाइड्रेशन वो सबसे अच्छा रखो। दूसरा एक बना लो कि जब तक आपका कोविड का इफेक्ट है कि घर जाके स्टीम शाम को लेनी है, रात को जब भी आप घर पहुँच गए, एक सुबह आपको कहीं नहीं जाना तो 5 मिनट की स्टीम ज़रूर लें। और एक घर जाके लेमन हॉट वाटर जो होता है, जैसे 1 कप गर्म पानी किया उसमें आधा नींबू डाल के वो रेगुलर ज़रूर रखें। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ज्ञानवर्धक बातें कि सबसे बड़ी बात आप जिम आइए, ज्वाइन करिए, पर अभी आपका जो मोटो होना चाहिए सभी यूथ के लिए वो सिर्फ फिटनेस होना चाहिए कि आपकी फिटनेस इंपॉर्टेंट है, ना तो गेन ना रिड्यूस, सिर्फ हमारा फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने बताया स्टीम लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और सर एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन कि एक ऐसी बात जो आप सारे यूथ को बताना चाहें मोटिवेशन के लिए, इस वक्त से बचने के लिए, और जिम को चाहे कोई बिगनर आ रहा है चाहे कोई सीनियर है, किस तरह से यूज़ करे और क्या क्या चीज़ों के साथ साथ वो सीनियर है तो जूनियर को मोटिवेट करे और जूनियर है तो सीनियर को देख के सीखे। वो बताया कि इससे हम भाई एक अच्छा गाइडेंस रखें। जो हम ना ऐसे अगर कोई सीनियर जो कर रहा है, अगर छोटा कोई इस टाइम गलती भी कर रहा है तो खाली एक ट्रेनर ही नहीं, एक एज ए बड़े भाई की तरह, एक फैमिली की तरह जिम में जो भी अगर जिस जिम में जाता है तो उसको एक परिवार की तरह अपना सोच के जाए कि मैं अपने घर पे जा रहा हूँ तो मेरे को उसको अपना एक स्वच्छ रखना है। अपने जितने मेंबर्स आते हैं वो मेरे भाई बहन हैं, उनको भी मेरे को अपना हेल्दी रखना है। अगर किसी को अच्छी नॉलेज है तो अच्छी दे, पर उसको बुरा गाइडेंस ना करें। वेरी नाइस सर। बस लास्ट पे जाते जाते कोई मैसेज आप यूथ को देना चाहें मोटिवेशन के लिए? लास्ट क्वेश्चन हमारा, कोई भी मैसेज। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो एक अच्छी चीज़ आप सीखते हो, जो अगर आपको ट्रेनर आपको जो बताता है उसको फॉलो करके चलना। जो आपको बच्चे कई चीज़ बताते हैं या आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो कृपया उसको फॉलो ना करें। जो सीनियर इस फील्ड में बन चुके हैं उनको अगर आप अच्छा सुनते हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, बॉडी बिल्डर हैं, पावर लिफ्टर हैं या एथलीट्स हैं, आप उनको फॉलो करें, उनके ट्रेनिंग देखें। पर सबका एक सबसे पहले मेथड होता है कि मेहनत, लगन, उसको लेके चले। आप 2 दिन में चैंपियन बनने का मत सोचना भी कि वापसी शुरू करते कि मेरे को 2 दिन में जो मेरी 5 महीने की बॉडी है वो वापसी लेनी है। तो आप ये सोच के ना चलें, वर्कआउट अपना धीरे से स्टार्ट करें, अच्छी डाइट रखें, हल्का हल्का। धन्यवाद सर। ये था हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू श्री सुरेंद्र गोगी जी के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई पहचान, एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सत्य केतन समाचार। मैं गजेंद्र सिंह, कैमरा पर्सन नवीन के साथ। धन्यवाद।